जय मातृभूमि, वंदे मातरम। साथियों, निश्चित रूप से दुनिया की प्रत्येक भाषा को सम्मान की दृष्टि से देखना आवश्यक है, क्योंकि हर भाषा किसी न किसी की मातृभाषा है। यही कारण है कि यदि कोई विदेशी भाषा आपको आर्थिक लाभ पहुंचाती है, आपके जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम बनती है, तो उसका सम्मान किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस सम्मान के फेर में पड़कर, इस सम्मान के चक्कर में यदि हम स्वयं की मातृभाषा को हेय दृष्टि से देखने लगे, तो निश्चित रूप से ये सामाजिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नकारात्मक प्रवृत्ति होगी। हमारी मातृभाषा एक ऐसा हथियार साबित हो सकती है, हमारी मातृभाषा एक ऐसा माध्यम बन सकती है जो एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जागरण की रूपरेखा को तैयार कर पाती है। हमारे ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे ही क्रांतिकारी जिनका आज हम जिक्र करना चाहते हैं, रविंद्र केलकर जी। इन्होंने मातृभाषा को एक ऐसा सशक्त हथियार बनाया जिसके माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, तत्पश्चात पुर्तगालियों के खिलाफ एवं उसके बाद गोवा को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा को हथियार बनाकर इन्होंने अपने तमाम लक्ष्यों की प्राप्ति की। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी श्री रविंद्र केलकर जी का जन्म 7 मार्च सन 1925 को दक्षिणी गोवा के कोकुलिम नामक स्थान पर हुआ। उस जमाने में इनके पिताजी डॉक्टर राजाराम केलकर जी एक बहुत बड़े चिकित्सक हुआ करते थे, फिजिशियन हुआ करते थे। धन धान्य से संपन्न परिवार में जन्म लिया हुआ यह बालक, इसे विलासिता ने कहीं भी किसी भी स्तर पर आकर्षित नहीं किया एवं मातृभूमि की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने का इन्होंने अंततः निर्णय लिया। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही यह मातृभूमि की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए संघर्ष में जुट गए एवं सन 1946 में यह गोवा मुक्ति आंदोलन के मुख्य क्रांतिकारी नायकों में शुमार हुए। इनका नाम महत्वपूर्ण नेताओं में लिया जाने लगा। उसी दौर की एक घटना थी, एक विद्यालय में आग लगा दी गई। चूंकि केलकर जी एक सक्रिय क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शक की सुई इनके ऊपर भी थी, अतः इन्होंने मुंबई जाना उचित समझा ताकि यह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को, आज़ादी से जुड़े कार्यों को और ज़्यादा सुचारू रूप से चला सकें। यह शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक लक्ष्मण राव सरदेसाई जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इनके संपर्क में थे और इन्हीं के प्रेरणा के फलस्वरूप ही यह आज़ादी की लड़ाई में स्वयं को इतने मुखर रूप से प्रकट कर पाए एवं समर्पित कर पाए। मुंबई आ गए। यहाँ पर इनका संपर्क महात्मा गांधी जी से हुआ। यहीं पर इनका संपर्क श्री राम मनोहर लोहिया जी से हुआ। लोहिया जी से संपर्क में आने के बाद ही इन्हें महसूस हुआ कि मातृभाषा में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है। एवं क्योंकि ये गांधीवादी नेता थे, अन्य हथियार नहीं उठा सकते थे, अतः इन्होंने मातृभूमि को एक सशक्त हथियार बनाया राष्ट्र जागरण एवं राष्ट्र चेतना के लिए। अब यही मुंबई से यह निश्चित रूप से गांधी जी के संपर्क में आने के बाद गांधीवादी सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित हुए एवं ये वर्धा आ गए एवं जीवन के अगले 6 वर्ष इन्होंने यहीं पर गांधी आश्रम को समर्पित किए। इन्हीं के कार्यों को देखते हुए अब 1946 में जब ये मुंबई आए, देश आज़ाद हो चला था। 1949 में इन्हीं के महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए दिल्ली स्थित गांधी लाइब्रेरी, महात्मा गांधी का जो संग्रहालय था, उस संग्रहालय में इन्हें लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया गया। किंतु भले ही देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी का ये मतवाला अपनी जन्मभूमि की दास्तां को कैसे स्वीकार कर पाता। अतः इन्होंने नौकरी छोड़ दी
एवं मातृभूमि के चुंबकत्व से आकर्षित होकर ये पुनः गोवा के मुख्य संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। अंततः ये गोवा आ गए एवं गोवा के संघर्ष में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मातृभाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण हथियार बनाया। गोमांतक भारती, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। यह कोंकणी भाषा में एक ऐसा साहित्य था जो रोमन लिपि में लिखा गया था, ताकि अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आए, अधिक से अधिक लोग उसे समझ पाएं। अंततः श्री रविंद्र केलकर जी एवं इन्हीं के जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के अथक योगदान की वजह से, समर्पण की वजह से, बलिदान की वजह से 1961 में पुर्तगाल से गोवा को स्वतंत्र करा लिया गया। किंतु आज़ादी के इस मतवाले की तीसरी पारी अभी प्रारंभ होना बाकी थी। देश की मुख्य भूमि की आज़ादी की लड़ाई, जन्मभूमि गोवा की आज़ादी की लड़ाई। किंतु अभी केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गोवा को महाराष्ट्र एक बड़े राज्य में विलय कर दिया जाए, ताकि गोवा का विकास मुख्य धारा के साथ जुड़कर अत्यधिक हो सके। लेकिन जन्मभूमि से अत्यधिक लगाव रविंद्र केलकर जी एवं स्थानीय क्रांतिकारी नेताओं को यह स्वीकार नहीं था। अंततः इन्होंने एक लंबा संघर्ष लड़ा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। इसी प्रयासों के फलस्वरूप इन्होंने आमची भाष कोंकणी 1962 में रचना की। कोंकणी भाषा को एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के इन्होंने कई सक्रिय प्रयास किए एवं इसी क्रम में इन्होंने कोंकणी साहित्य की एक ग्रंथावली तैयार की एवं कोंकणी में तो लिखा ही सही, साथ में हिंदी एवं कन्नड़ भाषा में भी इसका अनुवाद किया। 1975 में इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही कोंकणी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा दे दिया गया एवं जब 1987 में गोवा को एक पृथक राज्य का मान्यता प्रदान की गई तो कोंकणी गोवा की राजभाषा के रूप में उसे भी मान्यता प्रदान की गई। एवं इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारे इस क्रांतिकारी ने, हमारे इस स्वतंत्रता सेनानी ने न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि अपनी मातृभाषा के साथ भी पूर्ण न्याय किया एवं उन्हें अपनी मातृभाषा को भी एक स्वर्णिम स्तर पर स्थापित किया। अब इनके लगभग तीनों लक्ष्य पूर्ण हो चुके थे। 1992 में कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान भी मिल गया। अब साहित्य के क्षेत्र में इनकी और महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी रेखांकित की जाना यहाँ बहुत आवश्यक है। इन्होंने कोंकणी भाषा में महाभारत के 2 खंडों का अनुवाद किया। रविंद्र केलकर जी वह प्रथम कोंकणी साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी से भी अलंकृत किया गया। सन 1976 में हिमालयांत नामक कृति की वजह से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तदुपरांत सन 1990 में भी उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया झवेरचंद्र मेघाणी जी की पुस्तक का अनुवाद करने के लिए। 2006 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हालांकि अस्वस्थता की वजह से इन्हें ये पुरस्कार 2010 में मिल पाया। घोषणा 2006 में ही कर दी गई थी। 2007 में साहित्य अकादमी ने इन्हें जीवन पर्यंत फेलोशिप पुरस्कार दिया। 2010 में इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इस प्रकार भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में, गोवा मुक्ति संघर्ष की लड़ाई में, गोवा को पृथक राज्य का दर्जा कराने की लड़ाई में रविंद्र केलकर जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। जब जब भी गोवा मुक्ति संघर्ष की बात होगी, रविंद्र केलकर जी का नाम लिए बिना यह बात सदैव अधूरी रहेगी। हमारी मातृभूमि का यह मतवाला 27 अगस्त सन 2010 में गोवा के ही मार्गो के अपोलो अस्पताल में इन्होंने अंतिम श्वास ली एवं सदैव सदैव के लिए जनमानस की स्मृतियों में स्वयं को अंकित कर चले गए।
मातृभूमि सेवा संस्था प्रशांत टहलियानी एक बार पुनः आज़ादी के इस मतवाले को शत-शत नमन करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, जैसा कि आपको पता है 13 जुलाई से ही हमारी मातृभूमि संस्था के हमारे महत्वपूर्ण योद्धा श्री संजय कुमता जी प्रतिदिन जतिन दा की भूख हड़ताल की डिजिटल पोस्ट तैयार कर रहे हैं। मैं स्वयं इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता हूं। आज जतिन दास की भूख हड़ताल का 46वां दिन है। एक एक दिन हमारे इस महान क्रांतिकारी ने भूखे प्यासे जेलों में रहकर अनशन करते हुए किस तरह से गुजारा, आप कल्पना मात्र करिए, रोंगटे खड़े हो उठेंगे। आज़ादी के ऐसे मतवाले जतिन दास को मातृभूमि सेवा संस्था शत-शत नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।